बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मेहदी हसन आप सबके सामने हाजिर हूँ बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के वो सवालात लेकर जो सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपको पता है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सवालात 20 होते हैं, जिनमें से 10 करने होते हैं। तो मैं आपके सामने वो सवालात जो 2 नंबरी में पूछे जाएंगे कुछ दे रहा हूं, और आप अगर इन सवालात की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह बिहार बोर्ड में आप 2 नंबरी सवालात अच्छी तरह से कर लेंगे। बिहार बोर्ड के वो बच्चे जो उर्दू लिखना जानते हैं उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो उर्दू लिखना नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो उर्दू लिखने से घबराते हैं, उनको दिक्कत होती है, या वो इस उलझन में पड़े रहते हैं कि हम 2 नंबरी क्वेश्चन जो है कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उस तरीके को अपनाकर बिहार बोर्ड के जो 2 नंबरी सवालात होते हैं उनको आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको उर्दू लिखना नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। पहले मैं आपको सवालात हल करा रहा हूं और उसके बाद जो है मैं आपको बीच में ही बताऊंगा। पहले देखिए सवाल नंबर 1, हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो सबसे पहले आपको सवाल समझना है कि सवाल क्या किया जा रहा है। मान लीजिए अगर आप सवाल ही नहीं समझे और जवाब आप देकर आ गए हैं, तो अगर आपने जवाब कुछ और दिया है तो आपकी राइटिंग कितनी अच्छी हो, आपका लिखना कितना ही अच्छा हो, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको सवाल समझना है कि सवाल क्या पूछ रहा है। बिहार बोर्ड के अंदर जो सवाल है उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा यह जा रहा है पहले सवाल में, हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो अब उसका जवाब ऐसे लिखेंगे, हम्द और नात में बुनियादी फर्क यह है कि हम्द में खुदा की तारीफ बयान की जाती है और नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। तो हम्द किसे कहते हैं? हम्द उस नज्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, और नात उस नज्म को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। अगला सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इंसान की मुश्किलों को, मुसीबतों को कौन सॉल्व करता है। तो अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इंसान की मुश्किलों को अल्लाह हल करता है, लेकिन आपको अल्लाह लिखना देखिए नहीं आता है ना, तो आपको लिखना कैसे है। वो बच्चे ध्यान दे जिनको उर्दू लिखना नहीं आता है, तो वो जरा गौर से देखे कि जैसे देखिए सवाल में पूछा इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो यह है इंसान की मुश्किलों को हल करता है कौन। अब यहां पे देखिए जवाब क्या लिखा है, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह हल करता है। तो ये जो 99 प्लस 95% जो उर्दू है वो कहां से उठाना है, हमें सवाल में ही लिखा हुआ है, इंसान की मुश्किलों को हल करता है अल्लाह। अल्लाह, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अल्लाह लिखना आना चाहिए, बाकी 95% उर्दू आपको यहीं से उठाना है, सवाल से ही, सवाल में ही लिखी हुई है उर्दू। अब जाहिर सी बात है कि आपको अल्लाह भी अगर लिखना नहीं आता है तब आप क्या कीजिएगा, है सब तो आपने यहां से उठा लिया, सवाल से ही उर्दू उठा लिया, लेकिन आपको अल्लाह भी लिखना नहीं आता है, तो अब आप क्या कीजिएगा। तो देखिए मैं बिहार बोर्ड का पेपर है मेरे हाथ में, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं है ना आपके सामने है, तो आपको क्या करना है कि जल्दी से इन क्वेश्चनों में हाथ फेरना है ऐसे करके, और वहां देखना है कहीं पर अल्लाह लिखा हुआ है क्या। ऐसे आप जब आप जल्दी जल्दी पढ़ते हुए जाइएगा फौरन जल्दी जल्दी, तो आपको कहीं ना कहीं जो है अल्लाह लिखा हुआ मिल जाएगा, है। तो अल्लाह लिखा हुआ अगर आपको इसमें मिलेगा तो ठीक है, और नहीं मिलेगा अगर तो आपको अपने दिमाग से लिख लेना है, और मिल जाए तो यहीं से उठाकर लिखना है ताकि आपके सवालात जो है वो गलत ना हो। तो देखिए इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह हल करता है। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। तो शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आपको कैसे लिखना है। अब देखिए शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम, इतना यहां तक तो आपको उर्दू यही मिल गई है ना।
आधी से ज्यादा उर्दू तो आपको यही मिली। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम ये हैं। नंबर 1 अनवारे अकीदत, अनवारे अकीदत। नंबर 2 रियाज़े अकीदत। नंबर 3 ज़ियाए अकीदत। इस अगर ये लिखना आपको नहीं आता है तो आप इसमें ढूंढिएगा कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पूछा गया हो, है ना, इस पेपर में। जैसे ये 2 नंबरी है ना, सलाम मछली शायरी का असल नाम क्या था, अब्दुल सलाम, मोहम्मद निजाम, अब्दुल कलाम, मोहम्मद सलाम। तो इस तरह का जो पेपर आपके हाथ में होगा उसी में जाकर आप ढूंढिएगा, हो सकता है कहीं वो लिखा हुआ आपको मिल जाए, तो आपकी उर्दू जो है वो गलत नहीं होगी। तो इस तरह आपको जो है 2 नंबर के सवालात जो है वो आपको सोल्व करने हैं और इसी तरह लिखना है। अगला सवाल, सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सवाल है, अब देखिए जवाब आपको कैसे लिखना है। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम, यहां तक क्या है, यहां तक की उर्दू आपको यहीं से मिल गई। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम, सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान लिखना नहीं आता आपको तो आप क्वेश्चन पेपर में जाकर जो है वहां ढूंढिएगा, आपको कहीं ना कहीं सैयद मुजीबुर रहमान लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अगला सवाल, रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल सियासत की वजह से, सियासत की वजह से जाना पड़ता था। तो आपको इतना लिखना आना चाहिए सिर्फ, सियासत की वजह से, सियासत की वजह से। तो रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल सियासत की वजह से। सवाल नंबर 6, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। आपको नफ्सियात लिखना आना चाहिए बस, नफ्सियात नहीं आता लिखना तो आप क्वेश्चन पेपर में जाकर ढूंढिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। अगला सवाल, नजीर अहमद के किसी दो नाविल का नाम लिखिए। किसी 2 नाविल का नाम लिखिए। तो नजीर अहमद के 2 नाविलों के नाम ये हैं। नजीर अहमद के 2 नाविलों के नाम ये हैं। नंबर 1 इब्नुल वक्त, इब्नुल वक्त, इब्नुल वक्त। और नंबर 2 तौबतुन नसूह, तौबतुन नसूह। सवाल नंबर 8, जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम है? तो जवाब बनेगा जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम तलूक चंद महरूम है। सारी उर्दू आपको इसी में मिल गई सवाल में, बस आपको तलूक चंद महरूम जो है वो ढूंढ के लिखना है ना। अगर आपको खुद से आता लिखना तो खुद से लिखिए, नहीं आता है तो क्वेश्चन पेपर में देखिए कहीं वहां मिल जाएगा, मिल जाएगा अगर आपको तो आपकी जो है वहां पे जो है गलती नहीं होगी। अगला सवाल, परवेज शाहिदी की अहलिया का क्या नाम था? अहलिया बीवी को बोलते हैं। परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम फजीलतुन निसा बेगम था। फजीलतुन निसा बेगम, फजीलतुन निसा बेगम था। अगला सवाल, निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है? मसाइल यानी समस्या, प्रॉब्लम्स, यानी समाज सोसाइटी के किस वर्ग की समस्याओं को इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है? तो आपको क्या है, देखिए पूरा सवाल ज्यादा बड़ा है, उर्दू आपको इसी में से उठानी है। आपको क्या है, देखिए यहां जैसे निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के कमजोर तबकों के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है। तो कमजोर तबकों, आपको सिर्फ इतना लिखना आना चाहिए, बाकी उर्दू आपको यहीं मिल जाएगी सवाल के अंदर ही। निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के कमजोर तबकों के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है। अगला सवाल, मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुए का नाम क्या है? तो मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुए का नाम जलवा-ए दाग है। इतना आना चाहिए आपको लिखना, जलवा-ए दाग। मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुए का नाम जलवा-ए दाग है। नंबर 12, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो आपको क्या है, अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे, तो आपको सिर्फ पेशावर लिखना आना चाहिए। अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। सारी उर्दू यहीं से उठानी है, सिर्फ पेशावर आपको लिखना आना चाहिए। अहमद फराज
पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। सवाल नंबर 13, उर्दू गजल की रिवायत में आजाद गजल का तजर्बा कैसा रहा? तो उर्दू गजल की रिवायत में आजाद गजल का तजर्बा नाकाम रहा। नाकाम इतना लिखना आना चाहिए आपको। उर्दू गजल की रिवायत में आजाद गजल का तजर्बा नाकाम रहा है। नंबर 14, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मरज की वजह से हुआ? यानी इरफान सिद्दीकी जो है वो किस बीमारी में उनका इंतकाल हुआ था? मरज का मतलब बीमारी। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ। सारी उर्दू आपको यही मिल गई, सिर्फ ब्रेन ट्यूमर आपको लिखना आना चाहिए। अगला सवाल, जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? रियासत का मतलब होता है स्टेट, राज्य, यानी किस सूबे में हुई? तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश यूपी में हुई। गोरखपुर में पैदा हुए थे, तो गोरखपुर से पता चल रहा है यूपी में है। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। जफर गोरखपुरी की पैदाइश यूपी में हुई। सवाल नंबर 16, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का क्या नाम है? अव्वलीन अफसानवी मजमुआ यानी निगार अजीम का सबसे पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब क्या बनेगा? निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम अक्स है। इतनी उर्दू तो आपको यहीं से उठानी है पूरी, सिर्फ अक्स लिखना आना चाहिए। निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम अक्स है। सवाल नंबर 17, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब का मतलब होता है आपकी किताब में कौन सा अफसाना कमर जहां का पढ़ाया जा रहा है। तो कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। तो कटी हुई शाख सिर्फ हमें लिखना आना चाहिए, बाकी तो सारी उर्दू यहीं से उठा लेनी है। सवाल नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसा मसला है? तो जवाब, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। तो आपको संगीन लिखना आना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग मसला है, सब यहीं पर मौजूद है लिखा हुआ, बस आपको एक संगीन लिखना है। सवाल नंबर 19, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो जवाब क्या बनेगा? जमीन सभी जानदारों के लिए, यहां तक तो यहीं से उठा ली हमने उर्दू। जमीन सभी जानदारों के लिए क्या मुनासिब है? तो जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। सारी उर्दू आपको यहीं मिल गई। जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। सवाल नंबर 20, सरसैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो देखिए उर्दू यहीं से उठा लेनी है। सरसैयद का मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है। सब कुछ यहीं लिखा हुआ है। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो जवाब बनेगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम। तो ये सारी उर्दू किताबों यहां तक है ना, उर्दू ये उठा लेनी यहां तक। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम ये हैं। नंबर 1 मेयारो अकदार, नंबर 2 इकबाल और आलमी अदब। सवाल नंबर 22, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत की शुरुआत किस कॉलेज से की थी? तो पटना यूनिवर्सिटी से। तो पूरी उर्दू आपको यहीं से उठा लेनी है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज पटना यूनिवर्सिटी से किया। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में और कहां तक तालीम हासिल की? यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कौन से मदरसे में तालीम हासिल की और कहां तक तालीम हासिल की? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शम्सुल हुदा में आलिमियत तक तालीम हासिल की। सवाल नंबर 24, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो सारी उर्दू आपको यहीं मिल जाएगी। कहानी में पेश किया गया है। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया, यहां पे छूट गया है, किया गया है, उसका नाम अख्तर था। सिर्फ क्या अख्तर आपको लिखना आना चाहिए, बाकी सारी उर्दू यहीं मौजूद है। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था।
अगला सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। ये सारी उर्दू आपको यहीं मिल गई, यहाँ से देखिए यहाँ तक। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। आपको सिर्फ भागलपुर लिखना आना चाहिए, बाकी सब उर्दू यहीं से उठानी है। अगला सवाल, निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या नाम है? निगार अजीम के सफरनामा का क्या नाम है? तो निगार अजीम के सफरनामा का नाम गर्दे आवारगी है। गर्दे आवारगी, सारी उर्दू यही है, सिर्फ गर्दे आवारगी आपको लिखना आना चाहिए। गालिब की परवरिश किसके जेरे साया हुई? तो गालिब की परवरिश चचा नसरुल्ला बेग के जेरे साया हुई। अगला सवाल, गालिब के आबा व अजदाद कहां से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदाद ईरान से, ईरान आपको लिखना आना चाहिए, ईरान से हिंदुस्तान आए थे। सारी उर्दू यहीं से उठानी है। गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। सवाल नंबर 30, मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो मिर्जा शौक की मसनवी का नाम देखिए यहां तक है लिखा हुआ, वही नीचे लिखा हुआ है। मिर्जा शौक की मसनवी का नाम ज़हरे इश्क है, ज़हरे इश्क। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो दयाशंकर नसीम के बारे में आपने किताब के अंदर पढ़ा है ना, उनकी मसनवी का नाम लिखना है। तो नसीम की मशहूर मसनवी का नाम पूरा यहीं से उठा लिया। मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। गुलजारे नसीम। तो नसीम की मशहूर मसनवी का नाम गुलजारे नसीम है। सवाल, मुसहफी की जेरे निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। यानी मुसहफी की जो मसनवी किताब के अंदर शामिल है उसका क्या नाम है? तो उर्दू यहीं से उठानी है आपको। मुसहफी की जेरे निसाब मसनवी का उन्वान, देखिए यहां तक उर्दू है, यहाँ पे जज्बे इश्क है, जज्बे इश्क है। अगला सवाल, मसनवी किस जबान का लफ्ज है? यानी मसनवी जो है वो किस भाषा का लफ्ज है? तो मसनवी अरबी जबान, अरबी आनी चाहिए आपको लिखनी, बाकी सब यही लिखा हुआ है। मसनवी अरबी जबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 34, शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? तो शख्सी मरसिया किसी आम इंसान की मौत पर जो मरसिया कहा जाए उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। मरसिया के बारे में हमें पता है कि मरसिया किसी इंसान की मौत पर लिखा जाता है जिसमें उनकी सिफात को बयान किया जाता है। मरसिया अहले बैत और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लिए खास है। बाकी किसी आम इंसान की मौत पर जो मरसिया लिखा जाएगा उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। तो किसी आम इंसान की मौत पर जो मरसिया कहा जाए उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। सवाल नंबर 35, उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी बताइए। यानी उर्दू मरसिया जो है वो किन हिस्सों से मिलकर बनता है? तो उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी, उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी चेहरा, रुखसत, आमद, सरापा, रज्ज, जंग, शहादत और बैन है। ये जो सवाल है ये 2 नंबरी में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबरी में भी पूछा जाता है। ये तो आप इसको रट लीजिएगा, हो सकता है कहीं आपको ये 5 नंबरी में भी काम आ जाए। सवाल नंबर 36, खड़ा डिनर में शायर ने खाने के किस तरीके कार को तंज का निशाना बनाया है? खड़ा डिनर पता है सैयद मोहम्मद जाफरी की नज्म है। तो इस नज्म में शायर ने खाने के किस तरीके का मजाक बनाया है? तो खड़ा डिनर में शायर ने बोफे डिनर यानी शादी ब्याह में पार्टी वगैरह में जो लोग खड़े होकर हाथ में जो है प्लेट वगैरह लिए वो खाते हैं उसको कहते हैं बोफे डिनर। तो खड़ा डिनर में शायर ने बोफे डिनर का मजाक उड़ाया है। अगला सवाल, निदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। निदा फाजली के जो कई शेरी मजमुए हैं उनमें से 3 के नाम लिखने हैं। तो निदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं के नाम ये हैं। ये तो यहीं से आपको मिल गया। अब नाम है जिंदगी की तड़प, जिंदगी की तड़प।
نمبر 2 شہر میرے ساتھ چل، شہر میرے ساتھ چل۔ نمبر 3 کھویا ہوا سا کچھ، کھویا ہوا سا کچھ۔ سوال نمبر 38 پرویز شاہدی کے کسی 2 شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ تو پرویز شاہدی کے جو 2 شعری مجموعے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں، تو اردو یہیں سے اٹھا لینی ہے آپ کو۔ پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعوں کا نام یہ ہے۔ نمبر 1 رقص حیات، رقص حیات۔ نمبر 2 تسلیث، تا سا لام یا سا، تسلیث حیات، رقص حیات، تسلیث حیات۔ اگلا سوال جگناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ تو جگناتھ آزاد 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے، جگناتھ آزاد 1918 میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 40 چکبست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ تو چکبست کا انتقال دماغ پر فالج کی وجہ سے ہوا، چکبست کا انتقال دماغ پر فالج کی وجہ سے ہوا۔ چکبست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ تو چکبست کی نظم مناظر قدرت، مناظر قدرت ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ تو راجندر سنگھ بیدی جو ہے وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے، راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے، لاہور میں۔ اردو آپ کو یہیں سے اٹھانی ہے، لاہور صرف سیکھنا آپ کو۔ اگلا سوال کس کا انٹرویو لیا گیا؟ تو کس کا انٹرویو لیا گیا تھا؟ بیدی کا انٹرویو لیا گیا، بیدی آپ کو یہیں سے مل جائے گا، بیدی، بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ اگلا سوال بیدی کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ تو بیدی کے پہلے افسانے کا نام داناؤ دام ہے، داناؤ دام۔ اگلا سوال مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ تو مہدی افادی کو اردو کے علاوہ انگریزی اور فارسی میں مہارت حاصل تھی، انگریزی اور فارسی۔ اردو یہیں سے اٹھا لینی ہے آپ کو ساری۔ مہدی افادی کی بیگم کا کیا نام تھا اور وہ کس نام سے مشہور تھی؟ تو مہدی افادی کی بیگم کا نام عظیم النساء، عظیم النساء تھا اور وہ بیگم مہدی کے نام سے مشہور تھی، عظیم النساء۔ اردو یہیں سے اٹھانی ہے آپ کو۔ سوال نمبر 47 شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام لکھیے۔ یعنی شہباز نے جو مکتوب لکھا ہے اور وہ مکتوب کتاب کے اندر شامل ہے آپ کے سلیبس میں، تو اس میں جس بچی کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو اردو ساری یہیں سے اٹھا لینی ہے آپ کو۔ شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام صغرا ہے۔ دیکھیے 95% اردو آپ کو سوال سے ہی لکھ لینا ہے، آپ کو صغرا، صغرا صرف اتنا، پورا سوال کا جواب پورا لکھ دیا گیا، 2 نمبری کوسچن ہے اور آپ کو صرف صغرا، ساری اردو آپ کو سوال سے اٹھانی ہے۔ شہباز کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو شہباز کی 2 کتابوں کے نام یہ ہیں، نمبر 1 تفریح القلوب، تفریح القلوب، اور نمبر 2 خیالات شہباز، خیالات شہباز۔ بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ تو بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ نے ایلفسٹن کالج میں داخلہ لیا، بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ نے ایلفسٹن کالج میں داخلہ لیا۔ تو ساری اردو آپ کو یہیں سے اٹھانی ہے۔ یہ 50 سوالات ہو رہے ہیں، 50 سوالات میں آپ کو سبجیکٹو 2 نمبری کے لیے دے رہا ہوں اور آپ ان 50 سوالوں کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ انہی 50 سوالوں میں سے آپ 20 نمبر حاصل کر لیجئے گا۔ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے یہ، 10 سوالات کرنے ہوتے ہیں، 20 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ میرے ان سوالوں کو یاد کر لیجئے اور لکھنے کی پریکٹس کر لیجئے، اور جس طرز پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرز پہ آپ پریکٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ دیکھیے میں آپ کو لکھ لکھ کے بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کیجئے گا، کچھ بھی وہاں پر لکھیے گا تو ویڈیو وائرل ہوگا۔ جب ویڈیو وائرل ہوگا تو میری محنت کا بھی جو ہے فائدہ مجھے ملے گا اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جزائے خیر دے گا۔ تو کمنٹ باکس میں جا کر جو ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوستوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی جو ہے بتائیے۔ سوال نمبر 50
بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ تو بھیم راؤ کی شادی جو ہے 14 برس کی عمر میں راما بائی سے ہوئی. بھیم راؤ کی شادی 14 برس کی عمر میں راما بائی سے ہوئی.